अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे ड्रग्स एक्टिंग ऑन जीआई सिस्टम या जीआई ट्रैक। उसमें हमारे पास नेक्स्ट है आईबीडी, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। आईबीडी हम किसे कहते हैं? ये डिसऑर्डर को डिस्क्राइब करता है जिसमें जो इन्वॉल्व होती है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की। दो तरह की हमारे पास आईबीडी होती है, एक अल्सरेटिव कोलाइटिस, दूसरी क्रॉनिक डिजीज़। अल्सरेटिव कोलाइटिस किसे कहते हैं? ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ की ऐसी टाइप है जो लॉन्ग लास्टिक इन्फ्लेमेशन और अल्सर्स कराती है इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ कोलान और रेक्टम के अंदर। जबकि क्रोन्स डिजीज़ ये भी जो है आईबीडी की टाइप है जो करेक्टराइज्ड है इन्फ्लेमेशन होती है इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, पर्टिकुलरली डिस्टल इलियम, सीकम और स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब जो पार्ट इफेक्ट हो रहे हैं ना उनका मेनली इसमें डिफरेंस आ रहा होता है। सिम्टम्स अगर हम देखें, आईबीडी सिम्टम्स जो है सीवियरिटी ऑफ इन्फ्लेमेशन और कहाँ पे वो अकर करते हैं उसकी बेसिस पे डिफरेंस है। मेन मतलब उनकी जो लोकेशन है उस पर जो ये डिफ़र करते हैं। सिम्टम्स ज़्यादातर माइल्ड से सीवियर जो होते हैं और कॉमन होते हैं वो कौन कौन से? अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन डिजीज़ के डायरिया, फटीग, एब्डोमिनल पेन और क्रैम्पिंग, ब्लड आ रहा होता है स्टूल में। इसके अलावा रिड्यूस एपेटाइट, वेट लॉस और माल न्यूट्रिशन। रिलैप्सिंग रिमीटिंग पैटर्न ऑफ आईबीडी, जब भी ये हमारे पास इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ होती है तो उसका कोर्स जो है वो क्लासीफाई किया गया है उसकी जो है सीवियरिटी की बेसिस पे, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में। ठीक है, तो इसमें प्रोग्रेस होने में काफ़ी अरसा भी लग सकता है, डिकेड्स मतलब बहुत सालों भी लग सकते हैं। एक जो है डिकेड लग जाए, 10 साल लग गए, इससे ज़्यादा लग गए इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ डेवलप होने में। माइल्ड से स्टार्ट होती है जब जो है पेशेंट को पता नहीं होता कि वो जो है आईबीडी डेवलप कर चुका है। फिर उसके जो है स्पाइक्स आते हैं, उन स्पाइक्स को कहते हैं रिलैप्स या फ्लेयर। और पहला जो रिलैप्स होता है फिर उसको डायग्नोस किया जाता है और उसके बाद जब उसकी हम ट्रीटमेंट कर देते हैं तो डिज़ीज़ चली जाती है बेस लाइन की तरफ, जिसे हम रिमिशन कहते हैं। अब रिमिशन के बाद क्या होता है कि कुछ जब टाइम गुजरता है तो ज़्यादा रिलैप्स के चांसेस हो जाते हैं और फिर जो है जैसे जैसे रिलैप्स ज़्यादा होती रहेगी वैसे वैसे रिमिशन जो है हमें बिगड़ती जाएगी, मतलब उसकी ट्रीटमेंट प्रॉपरली हम नहीं कर पाएंगे। इस डिज़ीज़ पैटर्न को कहते हैं रिलैप्सिंग रिमिटिंग पैटर्न, मतलब बार बार हम उसको ट्रीट करेंगे, रिमिशन फेज से गुजारेंगे, फिर वो रिलैप्स कर जाएगी कुछ टाइम बाद। तो ये दोनों जो आईबीडी की टाइप्स हैं हमारे पास, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन डिजीज़, दोनों में ये हो रहा होता है। गोल ऑफ ट्रीटमेंट अब क्या होना चाहिए आईबीडी के पेशेंट के लिए? रिमिशन इंड्यूस करनी है, रिमिशन को जो है मेंटेन रखना है और रिलैप्स से बचाना है। उसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट भी करना है और ट्रीट भी करना है। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन ट्रीटमेंट देखें अगर हम आईबीडी के लिए, सबसे पहले अमाइनो सैलिसाइलेट है हमारे पास। अमाइनो सैलिसाइलेट 5 अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड 5 से ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से जल्दी से एब्जॉर्ब होती है, मगर ये जो है साइट ऑफ एक्शन पे प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं पहुंच पाती। तो इसीलिए जो है रैपिड एब्जॉर्प्शन को ओवरकम करने के लिए मुख्तलिफ फार्मूलेशन डिज़ाइन की गई है 5 अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड की, ताकि उसे साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचाया जा सके। उसमें हमारे पास है सल्फासेलाजीन, ओलसेलाजीन, बेलसेलाजीन, सेलाजाइड और मेसेलामीन। एजो कंपाउंड्स कंटेन करते हैं 5 अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड जो बाउंड होता है एजो ग्रुप के साथ। एजो ग्रुप मतलब नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड टू नाइट्रोजन। ये जो है किसी भी इनर्ट कंपाउंड से मतलब बाउंड होगा और फिर जो है एक और 5 अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड से बाउंड होता है। एग्जांपल सल्फासेलाजीन 5 अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड बाउंड होता है सल्फा पायरिडीन से। ओलसेलाजीन में जो है 2 5 अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड के मॉलिक्यूल बाउंड होते हैं, जबकि बेलसेलाजीन में 5 अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड बाउंड होता है 4 अमाइनो बेंजोइल बीटा एलानिन के साथ। एजो स्ट्रक्चर जो है ना वो एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करा देती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से, तो इसीलिए जो है इसके ये एजो वाले डेरिवेटिव्स बनाए जाते हैं। टर्मिनल इलियम और कोलान के अंदर जो है एक्टिव 5 अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड रिलीज़ होता है एजो रिडक्टेज एंजाइम की मदद से। ठीक है, फिर वो जो है एक्टिव फॉर्म में वहाँ पे रिलीज़ हो जाता है। मिसेलामीन कंपाउंड्स डिफरेंट जो है 5 अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड मिसेलामीन फार्मूलेशन डिज़ाइन की गई हैं जो 5 अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड को पैक करती हैं और डिलीवर कर देती हैं उसकी साइट ऑफ एक्शन तक, जिसमें हमारे पास है पेंटासा सस्टेन रिलीज फार्मूलेशन। उसके अलावा एसाकोल एंटारिक कोटेड है जो डिज़ाल्व होती है सिर्फ 7 pH पर। उसके अलावा रोवैसा एनिमास की फॉर्म में और कैनास जो है सपोजिटरीज की फॉर्म में। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन देखें तो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन जो है इनका सर्टेन नहीं है। तो मेन क्या बिलीव किया जाता है कि 5 अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड्स जो हैं वो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को जो है उनकी वजह से जो हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो रही होती है साइक्लोऑक्सीजनेज और लाइपोऑक्सीजनेज पाथवे के थ्रू उनको मॉडिफाई करते हैं, उनको मॉड्यूलेट कर रहे होते हैं। उसके अलावा ये इंटरफेयर करते हैं इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस के साथ। 5 अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड जो है इनहिबिट करता है न्यूक्लियर फैक्टर KB की एक्टिविटी को, जो एक इम्पॉर्टेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है
प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस के लिए। इसके अलावा 5 अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड इनहिबिट करता है सेलुलर फंक्शंस जो नेचुरल किलर सेल्स का है, म्यूकोसल, लिम्फोसाइट और मैक्रोफेजेस का है। इसके अलावा जो ये स्कैवेंज कर सकता है रिएक्टिव ऑक्सीजन मेटाबोलाइट्स, तो इनमें जो है एज अ एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, ये मतलब एज अ एंटीऑक्सीडेंट भी ये काम करेंगे। यूजेस, इसको यूज़ किया जाता है इंड्यूस और मेंटेनेंस रीमिशन की अल्सरेटिव कोलाइटिस में। इसके अलावा जो ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है माइल्ड से मॉडरेट एक्टिव अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन डिजीज़ में, जो इन्वॉल्व करती है हमारे पास कोलान और डिस्टल इलियम। एडवर्स इफेक्ट सल्फासेलेजीन के जो है हाई इंसिडेंस है एडवर्स इफेक्ट के, एक वो इन्वॉल्व होते हैं सिस्टमिक इफेक्ट्स की वजह से सल्फापैराडीन मालिक्यूल के। मोस्ट कॉमन जो है वो डोज रिलेटेड होते हैं, जिसमें हमारे पास नोजिया, जीआई अपसेट, हेडेक, एर्थेल्जिया, माइल्जिया या बोन मेरो सप्रेशन, मेलाइज वगैरह है। हाइपर सेंसिटिविटी जो है सल्फापैराडीन, उसकी वजह से क्या हो सकती है, फीवर, डर्माटाइटिस, पेनक्रियाटाइटिस, न्यूमोनाइटिस, हीमोलाइटिक एनीमिया या हेपेटाइटिस, ये सब जो है सल्फापैराडीन से हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से हो सकती है। सेकेंड हमारे पास है ग्लूकोकार्टिकॉइड्स। कार्टिकोस्टेरॉइड जो है नॉर्मली हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं एड्रिनल ग्लैंड से। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये इनहिबिट करते हैं प्रोडक्शन ऑफ इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस जैसे TNF अल्फा है, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर। उसके अलावा इंटरल्यूकिन 1 है और कीमोकाइंस इंटरल्यूकिन 8 है। इसके अलावा इनहिबिट करते हैं जीन ट्रांसक्रिप्शन जो होती है नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज, फास्फोलाइपेज A2, COX2 और NF कैबीगो। एग्जाम्पल्स हमारे पास प्रेडनिसोन या प्रेडनिसोलोन जो मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब हमारे पास ग्लूकोकार्टिकॉइड्स है। हाइड्रोकार्टिसोन है, एनिमाज या जो है सपोजिटरी वगैरह की फॉर्म में होता है जो सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन से प्रिवेंट करता है। इसके अलावा जो है टॉपिकल ट्रीटमेंट भी दी जाती है एक्टिव IBD में रेक्टम या कोलान के थ्रू। ब्यूटिसोनाइड जो है ये कंट्रोल रिलीज ओरल फार्मुलेशन मौजूद होती है इसकी, जो ड्रग को डिस्टल इलियम या कोलान में ही जाके रिलीज़ करती है और फिर वहाँ से एब्जॉर्ब हो रही होती है। यूजेस अगर हम इसके देखें तो मॉडरेट से सीवियर IBD में यूज़ होता है। इसके अलावा एक्टिव डिजीज़ जो है वो कॉमनली ट्रीट की जाती है। इनिशियल डोजेज 40 से 60 mg पर डे प्रेडनिसोलोन का या प्रेडनिसोन का, और एक बार अगर पेशेंट रिस्पांस कर जाता है यूजुअली 1 से 2 हफ्ते में, तो डोजेज को हम टेपर ऑफ करते हैं ताकि एडवर्स इफेक्ट को मिनिमाइज़ किया जा सके। इसके अलावा रेक्टली एडमिनिस्टर्ड ग्लूकोकार्टिकॉइड्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं IBD को ट्रीट करने के लिए, जो इन्वॉल्व करती हैं रेक्टम या सिग्मोइड कोलान में। ओरल कंट्रोल रिलीज जो हमारे पास ब्यूटिसोनाइड थी 9 mg पर डे, वो यूज़ की जाती है माइल्ड से मॉडरेट क्रोन डिजीज़ में। इसके अलावा जो रिमिशन की मेंटेनेंस है उसके लिए ये यूज़फुल नहीं है। एडवर्स इफेक्ट्स अगर हम इसके देखें, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स जो कार्टिकोस्टेरॉइड्स है वो लॉन्गर टाइम के लिए हम यूज़ नहीं करते क्योंकि उनके एडवर्स इफेक्ट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ करा सकती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, इंक्रीज़ कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल, इंक्रीज़ इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं क्योंकि ये इम्यूनोसप्रेसेंट है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं, और कुशिंग सिंड्रोम के चांसेस हो जाते हैं। प्यूरिन एनालॉग्स हमारे पास एजाथायोप्रिन और 6-मेरकेप्टोप्यूरिन, ये जो है प्यूरिन एंटी मेटाबोलाइट्स हैं। ये क्या करेंगे, इम्यूनोसप्रेसिव प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं। एजाथायोप्रिन और 6-मेरकेप्टोप्यूरिन की जो है सीरम हाफ लाइफ 2 घंटे से कम होती है, मगर जो एक्टिव मेटाबोलाइट है 6-थायोग्वानाइन न्यूक्लियोटाइड, वो जो है कंसनट्रेट हो जाते हैं सेल के अंदर, और उसकी वजह से हाफ लाइफ बढ़ जाती है, डेज़ में चली जाती है, 2 घंटे की जगह वो काफ़ी दिनों तक रहता है। तो ऑनसेट जो है थेराप्यूटिक एक्शन वो काफ़ी हफ्ते लग जाते हैं, और हफ्तों से लेकर महीने तक भी लग सकते हैं, क्योंकि जो है उनकी काइनेटिक 6-थायोग्वानाइन बहुत प्रोलॉन्ग्ड है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम देखें, इंट्रासेलुलर 6-थायोग्वानाइन जो है वो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म की इनहिबिशन कराता है, और उसके अलावा DNA सिंथेसिस, रिपेयर वगैरह सब इनहिबिट कर देता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि सेल डिवीजन और प्रोलिफरेशन इनहिबिट हो जाती है। यूजेस इंडक्शन और मेंटेनेंस रिमिशन की, उसके लिए ये यूज़ किए जाते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी और क्रोन्स डिजीज़ में भी। एडवर्स इफेक्ट मेनली जो है डोज रिलेटेड होते हैं, जो हमारे पास है नोजिया, वोमिटिंग, बोन मेरो डिप्रेशन जिसकी वजह से ल्यूकोपीनिया, एनीमिया या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया वगैरह डेवलप हो सकती है, और हेपाटिक टॉक्सिसिटी। मेथोट्रेक्सेट MTX जो है ये भी एक एंटी मेटाबोलाइट है, ये ओरली, सबक्यूटेनियसली या IM फॉर्म में दिया जाता है। ओरली इसकी बायोलेबिलिटी 50 to 90% होती है, जबकि IM या सबक्यूटेनियसली जो है कंप्लीट तकरीबन बायोलेबिलिटी शो करते हैं। मैकेनिज्म अगर हम देखें, प्रिंसिपल जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज की इनहिबिशन कराता है। ये एंजाइम मेनली इन्वॉल्व होता है थायमिडीन और प्यूरिन की जो है प्रोडक्शन के लिए, तो ये एंजाइम जब इनहिबिट हो जाएगा तो थायमिडीन और प्यूरिन की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। मीथोट्रेक्सेट जो है वो स्ट्रक्चरली मिलता है इंटरल्यूकिन IL-1 से भी, तो इसकी वजह से उसके इन्फ्लेमेटरी एक्शन से भी ये जो है जाके इंटरफेयर करेगा। इसके अलावा ये जो है स्टिमुलेट करता है एपोप्टोसिस, जो नॉर्मल प्रोग्राम सेल डेथ होती है, तो उसकी वजह से जो है एक्टिवेटेड जो T लिम्फोसाइट्स है उनकी डेथ स्टार्ट हो जाती है। यूजेस अगर हम इसके देखें तो ये जो है
हमारे पास रिमिशन के इंडक्शन और मेंटेनेंस में यूज़ होता है क्रोन डिजीज़ के अंदर। इंडक्शन में जो है 15 से 25 mg पर वीक सबक्यूटेनियसली, जबकि मेंटेनेंस के लिए 15 mg पर वीक। एडवर्स इफेक्ट इसके बोन मेरो डिप्रेशन, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, एलोपेशिया हायर डोजेस पे ज़्यादातर आती हैं। उसके अलावा जो है जो IBD के लिए डोज यूज़ किए जाते हैं तो उसमें ये इवेंट्स बहुत कम होते हैं, मगर अगर शो हो जाए इनमें से कोई भी इफेक्ट बोन मेरो डिप्रेशन या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, एलोपेशिया वगैरह, तो हम डोज को रिड्यूस कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एंटी ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा थेरेपी, TNF। अब इम्यून रिस्पांस जो होता है IBD का, वो लार्जली मीडिएट होता है सिग्नलिंग प्रोटीन्स के थ्रू। मतलब इम्यून रिस्पांस कैसे आ रहा होता है, वो सिग्नलिंग प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो आगे इम्यून रिस्पांस को पहुँचा रहे होते हैं, और वो जो है इन्फ्लेमेटरी सेल्स के ज़रिए रिलीज़ किए जा रहे होते हैं प्रोटीन्स। इनमें से एक प्रोटीन्स जो है वो है हमारे पास ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फ़ा, TNF अल्फ़ा। इन्फ्लिक्सिमेब हमारे पास ड्रग है जो एज ए एंटी TNF अल्फ़ा काम करती है। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो कंसिस्ट करती है ह्यूमन IgG1 कांस्टेंट रीजन, जो जाके बाइंड कर जाती है TNF अल्फ़ा के साथ, और बहुत ज़्यादा एफिनिटी है इसकी TNF अल्फ़ा के साथ। और फिर जो है जब TNF अल्फ़ा के साथ ये बाइंड हो जाएगी तो उसको अपने रिसेप्टर्स के साथ बाइंड नहीं होने देगी। ये एज आ IV इन्फ्यूजन दी जाती है। थेराप्यूटिक डोजेज 5 से 10 mg पर kg जब इसके दिए जाए तो हाफ लाइफ जो है इन्फ्लिक्सिमेब की अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 दिन होती है। तो जो प्लाज्मा डिसअपियरेंस होती है ना एंटीबॉडीज़ की, वो 8 से 12 हफ्ते लग जाते हैं। मतलब बॉडीज़ से जो है एंटीबॉडीज़ निकलने में 8 से 12 हफ्ते तक लग जाते हैं। इंडक्शन थेरापी जनरली जो है वो दी जाती है 5 mg पर kg एट 0, 2 और 6 वीक्स में। पेशेंट जो इस पर अच्छा रिस्पांस शो करते हैं एंटी TNF थेरापी पे, तो उन्हें फिर हम ट्रीट कर सकते हैं हर 6 से 12 हफ्ते बाद, ताकि रिमिशन को मेंटेन किया जा सके विद और विदाउट थेरापीज़। यूजिस इन्फ्लिक्सिमेब जो है वो लीड करता है सिम्प्टोमेटिक इंप्रूवमेंट 2/3 पेशेंट के अंदर, ठीक है, जबकि रिमिशन जो होती है वो 1/3 पेशेंट के अंदर हो जाती है मॉडरेट टू सीवियर क्रोन डिजीज़ के अंदर। एडवर्स इफेक्ट अगर हम इसके देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो इन्फेक्शन होता है, क्योंकि ये जो है इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्सेज को सप्रेस कर देता है, तो अल्टीमेटली इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं हमारी बॉडी में, और रीएक्टिवेशन हो जाती है TB के लेटेंट फेज से। इसके अलावा जो है डिलेड इन्फ्यूजन रिएक्शन भी होता है 1 से 2 हफ्ते बाद। कुछ पेशेंट में 5% पेशेंट में तकरीबन इन्फ्यूजन की वजह से डिलेड इन्फ्यूजन रिएक्शन आया, जिसमें क्या होता है माइल्जिया, आर्थराल्जिया, फीवर, रैश, फेशियल और लिप एडिमा वगैरह। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का। फर्दर अभी भी आपको GI सिस्टम में कोई कन्फ्यूजन हो, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम स्टार्ट करेंगे।